हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 90 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, जो कि 12 अक्टूबर को होने वाला है, और आरआर प्रीलिम जो कि 27 जुलाई को होने वाला है उसके रिगार्डिंग, जिसमें हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है, मेडावल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ लिया, हम लोगों ने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। और बंगाल के जो भी हमारी बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ लिया हमने। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश इंडिया में जब आए तो उनके आने से इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ, क्या क्या ब्रिटिश के आने से हमारे देश में हमारा जो वेल्थ था, जो हमारे फार्मर्स थे, जो पीजेंट थे, जो लैंड रेवेन्यू था, वो कैसे कैसे बदला, क्या क्या उन पे इफेक्ट आए, और किन किन हिस्टोरियंस ने उसके अगेंस्ट में, उसके साथ में सपोर्ट में क्या क्या लिखा, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जितने भी लैंड रेवेन्यू थे, जैसे हमारा परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जिसको कहते हैं, रोयतवाड़ी सेटलमेंट, इन सब के बारे में लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। इस सिंगल वीडियो से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आना कंफर्म्ड है एग्जाम में, तो प्लीज वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया इस चैनल को, तो अगर आप लोग को लगे कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, एंड जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, सारे वीडियोस से, हर वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आना कंफर्म है। जो भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एग्जैक्टली एग्जाम के फॉर्मेट से, जो नया टॉपिक, नया पैटर्न यूपीएससी यूपीपीसीएस जा रहा है, आयोग जा रहा है, उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कोई फालतू एक्स्ट्रा वीडियो नहीं ला रहा हूँ व्यूज के लिए, आप लोग बस वीडियो देखते रहो। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल को 3 फेजेस में बांटा गया है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपैक्ट में 3 फेजेस में ब्रिटिश रूल को बांटा गया है, क्योंकि ब्रिटिशर्स एक सिस्टमेटिक वे में इंडिया को लूट के लेके गए हैं, ठीक है, इसलिए 3 फेजेस में बांटा गया। तो जो पहला फेज है द मर्केंटाइल फेज, इसको बोलते हैं द मर्केंटाइल फेज। 1757 से 1813 तक चलता है द मर्केंटाइल फेज। इसमें होता क्या, इसमें पॉलिटिकल पावर को मोनोपलाइज करता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे राजाओं से संधि करता है और हराता है उनको, अपने आप खुद को गवर्नर बनाता है, दीवानी राइट्स लेता है, ट्रेड का राइट लेता है, तो समझ लीजिए कब्जा करता है भारत पे। उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल पावर को उसने अपने अंडर में लिया और ट्रेड को मोनोपलाइज किया। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फ्रेंच को हराया, डच को हराया, पोर्टुगीज को हराया, और भारत पे एक अधिकार किया किसका, ट्रेड का, ठीक है, मोनोपलाइज किया ट्रेड को। और बंगाल का जो ट्रेडर था उसको मोनोपलाइज किया। बेसिकली बंगाल उस समय इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए, किसी के लिए, क्योंकि बंगाल जो था ना शोरा का एक्सपोर्ट करता था। शोरा क्या होता था, शोरा गन पाउडर बनाने में बहुत काम आता था। जो छोटा नागपुर की पहाड़ियां हैं, बंगाल है, झारखंड, सब एरिया में शोरा बहुत मिलता था, ठीक है। तो उसने पहले क्या क्या किया, मर्केंटाइल फेज में 1757 से 1813 के बीच में पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ली, ट्रेड मतलब व्यापार को अपने हाथ में लिया, और स्पेशली बंगाल के व्यापार को तो टोटली अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि बंगाल के रेवेन्यू से, जितना भी रेवेन्यू बंगाल में निकलता था, उसको क्या किया, पैसे को भेज दिया इंग्लैंड, एक्सपोर्ट करके जहाँ के यहाँ की जो मटेरियल्स थे, कच्चा जो माल निकलता था, जो खनिज निकलते थे, जो सोना निकलता था, जो पैसा लोग कमाते थे यहाँ पे, वो सब कहाँ करते, एक्सपोर्ट करते थे इंग्लैंड। भारत का पैसा इंग्लैंड भेज रहे थे पहले मर्केंटाइल फेज में, ठीक है। फिर जो दूसरा फेज आता है, जो दूसरा फेज ब्रिटिश का आता है, वो होता है इंडस्ट्रियल फेज। इंडस्ट्रियल फेज 1813 से शुरू होता है, 1858 तक शुरू होता है। एक मिनट रुकिए, मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का, यस। तो 1813 में शुरू होता है, 1858 तक कौन सा इंडस्ट्रियल फेज चलता है। इंडस्ट्रियल फेज में क्या क्या होता है कि जो हमारे इंडियंस होते हैं, हमारे जो भारतीय होते हैं, भारतीयों को फोर्स किया जाता है किस चीज़ के लिए, कि रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करें और वहां से इंपोर्ट फिनिश्ड गुड लाएं। मतलब हम लोग जो अपने हाथों से यहाँ पे बनाते थे कपड़े, कॉटन से हम लोग शर्ट, लिनन शर्ट बनाते थे, या मान लीजिए कुछ भी हम लोग यहाँ पे खेती के उत्पाद थे, कुछ वैसे मान लीजिए कि गन्ना हुआ तो हम लोग गुड़ बनाते थे, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, स्टील से हम लोग कुछ हथियार बनाते थे, उन लोगों का नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, आप हमें रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करिए, आप हमें लोहा एक्सपोर्ट करिए, आप हमें कॉटन एक्सपोर्ट करिए। और इंग्लैंड से ज़बरदस्ती का देता था कि आप वहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे कि शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, खाने के सामान, सॉल्ट, ये सब इंग्लैंड से लेके। अब सोचिए भारत में पूरा पेनिसुला इंडिया है, ये पूरा हमारा समुद्री तट है, सांभर झील, इतने सारे लेके, वहाँ से हम लोग नमक नहीं ले सकते थे, हम लोग को मैनचेस्टर से नमक मंगवाना पड़ता था। हम लोग मैनचेस्टर से नमक खाते थे। सोचिए उस समय क्या था, फोर्सफुली हमसे यह करवाया जाता था कि हमारे रॉ मटेरियल्स को ले लेते थे और हमें फोर्सफुली फिनिश्ड गुड वहाँ से खरीदवाते थे, ठीक है, जिसपे वो लोग हैवी इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स लगाते थे। ठीक, क्या लगाते थे, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे इंडियन प्रोडक्ट्स पे हमारे ऊपर, कि हम जब बाहर बेचें, दूसरे देश में जाएं, तो हमारे ऊपर मान लीजिए 10 रुपये के प्रोडक्ट्स पे 200 रुपये उन्होंने 200% टैक्स लगाते थे। 10 का प्रोजेक्ट हमारा मिलता था 30 में उधर, तो कोई क्यों खरीदेगा, अपना 10 में बेचते थे, ठीक है। और इससे क्या होता था कि वहाँ के जो बायर्स है, जो इंडियन की फाइन के लिए, इंडियन की फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, जो हमारे हाथ से बनाते थे, उसके लिए, हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए पैसे देते थे, प्रोडक्ट इतना महंगा कर दिया कि बिकता ही नहीं था, ठीक है। दूसरे इंडस्ट्रियल फेज में किया। जो थर्ड फेज आया, थर्ड फेज में इन्होंने क्या किया, देखिए, पहले एक अधिकार कर लिया, हर जगह कब्जा कर लिया, फिर इंडस्ट्री खत्म किया। तीसरे में क्या किया, पैसा लूटना शुरू किया, यहाँ से वहाँ भेजना शुरू किया। रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया 1853 में, ठीक है।
पोस्ट एंड टेलीग्राफ किया इंट्रोडक्शन 1853 में, सेम एरिया में। बैंकिंग सिस्टम का किया, अवध बैंक पहला बैंक बना 1881 में, 1881 में, ठीक है। इंडस्ट्रीज का एग्जिस्टेंस में लाया, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई हमारे यहाँ इंडिया में? टाटा आयरन एंड स्टील 1907 में सबसे पहले इंडस्ट्री आई, ठीक है, जमशेद जी टाटा जी लाए। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रेलवे का इंट्रोडक्शन किया इन्होंने क्या करने के लिए कि मान लीजिए इंडिया के बंगाल साइड में कुछ निकला, हमारे यहाँ मान लीजिए सोना निकला, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यहाँ बंगाल है, ये पेनिसुलर इंडिया है, कलिकट है, यहाँ पे इनका यूरोप यहाँ पड़ता है, ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ से रेलवे लाइन बिछाई, यहाँ पे लाने के लिए, यहाँ से शिप में लाते थे, यहाँ पहुँचाते थे सीधा। समझ गए आप? तो रेलवे लाइन क्या करने के लिए ये लोग लगाए थे? हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं था कि इंडिया को डेवलप करना, अपना सामान इजीली इंडिया के सामान उठा के समुद्र तक लाना, जहाजों में भर के ले जाना उनका काम था, इसलिए रेलवे लाइन का इंट्रोडक्शन हुआ 1853 में, ठीक है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ का इंडक्शन हुआ 1853 में। पहले क्या होता था कि टाइम लगता था कि भाई यहाँ सोना निकला, उसको बात वहाँ तक पहुँचाने में, मान लीजिए कि हमारा यहाँ मान लीजिए केरला साइड में हमारा सोना निकला और हाँ कोई जो इनके लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड गवर्नर दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ तक पहुँचने में कि यहाँ सोना निकला, खुदाई करने की नहीं, ये सब टाइम लगता था। तो उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ की स्थापना की कि थोड़ा टाइम कम करो, जल्दी से पता चले, जल्दी से खोद के निकल लो, क्योंकि उनको पता था कि अब विद्रोह होने वाला है, भारत हमारे यहाँ से छूट जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लूट के भाग जाओ। फिर बैंकिंग सिस्टम किया, अवध बैंक 1881 में शुरू हुआ कि जितने अमीर लोग हैं सरकार उनको बैंक में लोन देगी, पैसा जमा करेंगे अपना, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी लोन लेके जल्दी जल्दी इंडस्ट्री लगाएंगे, जल्दी से खोद खाद के सब पैसा लेके यहाँ से भाग जाएंगे, सारे मटेरियल्स लेके भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका थर्ड फेज था। इस जो ये सब काम था, इन सबको देखते हुए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो उस समय के लोग थे, उन्होंने कुछ अपनी बातें की, अपना अपना रोष, अपना गुस्सा प्रकट किया। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी ने क्या क्या प्रकट किया उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने किताब लिखी 1867 में, किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने, ठीक है। और क्या किया? एक आर्टिकल निकाला, आर्टिकल का नाम था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इंग्लैंड कितना कर्जा है भारत का, ठीक है। और उन्होंने पहले 1868 में प्रति व्यक्ति आय निकाले थे कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है 1867 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हमारे जो दूसरे स्कॉलर हुए आरसी दत्ता जी ने क्या कहा कि पहली किताब निकाली आर्थिक सर्वेक्षण की फर्स्ट बुक, आर्थिक इतिहास की फर्स्ट बुक निकाली, किसने? आरसी दत्ता जी ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में इन्होंने किताब लिखी, इसी किताब को, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को ही आर्थिक इतिहास की पहली किताब कहा जाता है। जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसकी फर्स्ट बुक है, आरसी दत्ता जी ने निकाले थे, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया कि ब्लेम किया किसको? ब्रिटिश पॉलिसीज को और इंडियन इकोनॉमिक्स इल्स को, कि ब्रिटिशर्स ने कैसे लूटा भारत को, इन दोनों ने ब्लेम किया, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर और क्या क्या डेवलपमेंट किया इन लोगों ने? ब्रिटिशर्स ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई 1556 में गोवा में, ठीक है। व्हाइटले कमीशन आया, किसके लिए? लेबर रिफॉर्म्स के लिए। कौन आया? व्हाइटले कमीशन। फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में, 12 वर्ष से कम लोग वर्क नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आंदोलन के बाद कि बच्चे 12 वर्ष से कम काम नहीं करेंगे हजार्डस प्लेस में। फैक्ट्री एक्ट कब आया? 1881 में, फैक्ट्री एक्ट याद रखिएगा 1881 में, ठीक है। ट्रेड एक्ट आया 1926 में कि हड़ताल को वैलिड कर दिया गया, ट्रेड एक्ट आया 1926 में जहाँ पे हड़ताल को वैलिड कर दिया गया, ठीक है। मतलब आप हड़ताल कर सकते हो, मारपीट नहीं बट हड़ताल कर सकते हो अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है। ये तो था हमारा ब्रिटिश इंडिया का इकोनॉमिक इंपैक्ट, कैसे कैसे किस किस फेज में उन्होंने हमारे इंडिया को लूटा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी। इस पेज से समझ लीजिए हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बन सकता है, बट एक क्वेश्चन तो उस पेज से आना कन्फर्म्ड है। सेकेंडली ये जो सेकंड पेज है इससे एक क्वेश्चन आना कन्फर्म्ड है, ये है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कि भारत में ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू का क्या क्या सिस्टम रखा जिससे उनको ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा पैसा वो इंडियन से ले जा सके, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट था हमारा परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को हम लोग स्थायी बंदोबस्त बोलते थे। क्या बोलते थे? स्थायी बंदोबस्त। कब शुरू हुआ? याद रखेंगे 1793 में, ठीक है। अगर क्रोनोलॉजी में दे दे कि परमानेंट सेटलमेंट पहले शुरू हुआ या रेवतवाड़ी, तो आप जान लो कि पहला परमानेंट सेटलमेंट 1793 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? ये बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ, बिहार में इंट्रोड्यूस हुआ, उड़ीसा में और बनारस में। आप सोचिए कि ये हमारा इंडिया है, तो ये जो पोर्शन हमारा है स्पेशली ये साइड बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये वाला पोर्शन पूरा और यूपी का कुछ पार्ट, यहाँ पे क्या शुरू हुआ? परमानेंट सेटलमेंट। क्यों यहाँ हुआ? क्योंकि आप लोग को जानते हैं गंगा नदी यहाँ से बहती, बहुत सारी नदियाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे फर्टाइल लैंड है, एलुवियल सॉइल है, तो यहाँ पे खेती अच्छी होती थी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास में ये परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुआ, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट बनारस में किसने शुरू किया था? स्पेशली वो पूछे तो जोनाथन डंकन ने बनारस में शुरू किया था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट लाया किसने था? 1793 में। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। लॉर्ड, उसमें कौन था गवर्नर? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उसको प्लान किसने किया था? जॉन शोर नाम के इकोनॉमिस्ट ने प्लान किया था, ठीक है। क्या किसने किया था? जॉन शोर ने क्या कहते हैं उसको प्लान किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं? भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया जाए। अगर क्वेश्चन आता है कि भू व्यवस्था को किसने पुनर्गठित किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आप आंसर लगाओगे, ठीक है। अब इसमें था क्या परमानेंट सेटलमेंट में? जो जमींदार थे उनको लैंड का ओनर बना दिया गया। 1/11 जो रेवेन्यू है, जो अगर मान लीजिए 100 पैसा मिलता है, 100 रुपये कमाते हैं, तो 1/11 1/11 भाग वो खुद अपने पास रखेंगे और 10/11 भाग ब्रिटिशर्स को दे देंगे। समझ रहे हैं आप? 100 में से
90 ब्रिटिशर्स को दे देंगे और 10 अपने लिए रखेंगे। ये क्या था, परमानेंट सेटलमेंट में था। और जमींदार को ओनर ऑफ द लैंड बना दिया गया था। किसान से, पीजेंट से उन्हें कोई मतलब नहीं था। जितना आप लूट लो उनको, उतना लूट लो। इससे क्या होता था, जो जमींदार होते थे, क्योंकि भाई उनको भी पैसा कमाना था, उनको भी अमीर होना था, वो जो काम करने वाले थे, टीनेंट थे, जो काम करने वाले गरीब लोग थे, जो वहाँ के किसान थे, उनको क्या करते, एक्सप्लॉइट करते थे। क्या करते, उनका दोहन करते थे, उनको परेशान करते थे, ज़्यादा काम कराते थे, पैसे नहीं देते थे, मजदूरी कराते थे, फ्री मजदूरी कराते थे, मारते पीटते थे। ये सब जमींदार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेटलमेंट था वो रॉयत वाली सेटलमेंट था। रॉयत वाली सेटलमेंट कब आया, 1820 में आया और 1825 तक 5 साल के लिए था ये। 51% ऑफ इंडिया लैंड रॉयत वाली सेटलमेंट के अंदर आती थी। आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई लैंड रेवेन्यू का था वो क्या था, रॉयत वाली सेटलमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। उससे भी बड़ा, किससे, परमानेंट सेटलमेंट से भी बड़ा। नाम से लगेगा परमानेंट तो आप सोचोगे कि हाँ, क्वेश्चन आता बोलोगे हाँ वही होगा, बट ऐसा नहीं है। रॉयत वाली सबसे ज़्यादा लैंड कवर करता था इंडिया में, ठीक है। कहाँ कहाँ पे था ये देखेंगे। बॉम्बे एंड मद्रास में हेक्टर मुनरो ने लगवाया था। किसने प्लान किया था, चार्ल्स रीड ने प्लान किया था। किसने, बॉम्बे मद्रास में। डायरेक्ट सेटलमेंट था किसके बीच में, गवर्नमेंट एंड टीनेंट्स के बीच में। कहाँ पे था ये, बॉम्बे एंड मद्रास, याद रखिएगा। किसने लगाया था, मुनरो ने। प्लान किसने किया था, चार्ल्स रीड ने। अब आप सोचोगे कि 51% लैंड इंडिया का ले रहा है, बट है बॉम्बे मद्रास में सिर्फ। देखिए पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी। बॉम्बे, गोवा, इधर का कर्नाटका, तेलंगाना, ये पूरा गुजरात, पूरा एरिया बॉम्बे में आता था। मद्रास में पूरा साउथ का साइड आता था, तो 51% ऐसे हो जाता, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो किसने वहाँ पे लगाया था इसका, रॉयतवाड़ी को, मुनरो के टाइम पे लगा था। और किसने प्लान किया था, चार्ल्स रीड ने प्लान किया था। डायरेक्ट सेटलमेंट था किनके बीच में, गवर्नमेंट के और टीनेंट्स के बीच में। अब जमींदारों को इनमें से बीच से बिचौलिया को, जमींदारों को हटा दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया खुद जाओ और किसानों से डायरेक्टली काम करने वाले से खुद टैक्स ले लो। फिक्स कर दिया था 30 साल के लिए। किसके बेसिस पे, सॉयल के बेसिस पे। सॉयल की जांच होती थी, मिट्टी की जांच होती थी, और मानसून और क्रॉप की जांच होती थी कि हाँ अगर अच्छा मानसून है तो 30 साल के लिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 30 साल के लिए फिक्स कर देते थे कि क्या था उसका, कि इतना पैसा हम तुमसे लेंगे। ये 30 साल के लिए फिक्स हो जाता था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट था हमारा महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी के टाइम पे आया था। कहाँ का था ये, गंगा वैली, जितने भी गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र थे। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस मतलब क्या होता है कि हमारा उत्तर प्रदेश का पूरा पार्ट, और इधर का पार्ट पूरा सारा हमारा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाला पार्ट, पंजाब हरियाणा वाला पार्ट, और सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश कर्नाटका तेलंगाना वाला पार्ट, ठीक है। और इसका जो रेवेन्यू होता था पीरियोडिकली रिवाइज होता था। देखिए ये क्या था कि ऊपर वाला हमारा क्या डिफरेंस देखा हमने, इसमें क्या था, परमानेंट में फिक्स था। रॉयट वाली में 30 साल के लिए फिक्स होता था। किसकी जांच पे, सॉइल के लिए, जहाँ जैसी मिट्टी, जहाँ जैसा क्रॉप, जैसा मानसून, उसके हिसाब के लिए 30 साल के लिए। और ये क्या था, ये पीरियोडिकली रिवाइज होता था। मतलब इसमें डिपेंड करता था कि मानसून कैसा है, उसके हिसाब से चेंज होता रहता था, ठीक है, रिवाइज करते थे। ठीक, इसमें क्या था कि इसमें इन्होंने क्या किया, लैंड लॉर्ड सेट कर दिया। रेवेन्यू विद विलेज और स्टेट विद लैंड लॉर्ड्स, क्या कहते हैं, लैंड लॉर्ड इन्होंने बना दिया, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और बोला कि भाई हम इनसे रेवेन्यू लेंगे। इसमें क्या होता था कि बोली लगी, कोई लैंडलॉर्ड के पास ज़्यादा ज़मीन है, वो टीनेंट्स को रखता था, उनसे लोग रेवेन्यू लेते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आया कि इजारादारी जो सिस्टम है, इजारादारी सिस्टम 1772 में शुरू हुआ, याद रखेंगे डेट, 1772 में इजारादारी सिस्टम शुरू हुआ। किसने शुरू किया, वॉरेन हास्टिंग ने शुरू किया, ठीक है। कहाँ पे शुरू किया था, बंगाल में शुरू किया था, ठीक है। ऑक्शन करते थे हाईएस्ट बिडर को 5 साल के लिए। मतलब मान लीजिए कि जैसे हम लोग बोली लगाते हैं, वैसे ऑक्शन होता था कि ये जमीन, ये मिट्टी ऐसी है, यहाँ पे ऐसा मानसून होता है, उसका ऑक्शन होता था। तो सबसे ज़्यादा जो बोली लगाता था उसको 5 साल के लिए दे दी जाती थी। एक साथ पैसा सरकार को मिल जाता था, बाकी उससे कोई मतलब नहीं, तो जमीन को कैसा यूज़ करे। अब जो मान लीजिए 10 लाख रुपए उस टाइम पे जमीन का दिया होगा ऑक्शन करके, वो उससे 20 लाख तो कमाना ही चाहेगा। तो वो भाई नीचे सारे टेनेंट्स को, सबको परेशान करता था, मानसून कर मारता पीटता होगा, ज़्यादा फसल उगाने की कोशिश करता होगा कि 5 साल में जितना मुनाफा कमा लें, ठीक है। चेंज क्या करते थे, 5 साल से 1 साल तक चेंज होते थे। किसके, फेलियर ऑफ पेमेंट में। क्या हुआ था कि पहले ये 5 साल के लिए होता था। क्या, वॉरेन हास्टिंग ने इजारादारी प्रथा 5 साल के लिए किया था, फिर उसको घटा के 1 साल कर दिया। 1 साल क्यों कर दिया, क्योंकि भाई पेमेंट फेलियर होने लगा था। मतलब एक्स्ट्रा बोली तो लगा दी गई, अब पैसा इकट्ठे दिया जाता था, धीरे धीरे देने लगा, तो क्या हो गया, पेमेंट तो दे ही नहीं पाता था। जो एक्स्ट्रा बोली ऑक्शन लगाता था बिडर, तो उसको 1 साल के लिए कर दिया गया था, ठीक है। तो ये थी हमारी सारी इकोनॉमिक इंपैक्ट ब्रिटिश इंडिया का हमारे भारत पे क्या पड़ा, कैसे उन्होंने हमें लूटा, कैसे हमें गरीब छोड़ के हमारा इतना ज़्यादा वेल्थ, जो हमारे सोने की चिड़िया इंडिया थी उस टाइम पे 20% हमारी इंडिया अकेले पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे थी। अभी देखिए हम लोग 5th इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन हो गए। उस समय हम लोग इतने ज़्यादा थे कि 20% पूरा दुनिया का वेल्थ हमारे पास था। सारे सब लूट के लेके वो लोग चले गए ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो ये था पूरा इकोनॉमिक इंपैक्ट। इन दोनों पेजेस से एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है, तो प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।